अहम और सबसे बड़ी खबर जो आजकल वफाकी दारुल हुकूमत में गर्दिश कर रही है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतालिक है। क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन का एक लालच दिया जा रहा है, या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब या ओवरऑल चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद के बारे में बाकायदा के मुख्तलिफ क्या सराहियाँ की जा मकबूल सियासी जमात है उसको इंतखाबी अमल से बाहर किया है बल्ले का निशान लेकर। उसके बाद से भी कई ऐसे फैसले हैं जो एंटी पीटीआई तस्वर किए जाते हैं। उन तमाम तरह फैसलों के जहन में रखते हुए ये बात समझ में आने लगती है कि आखिर वाकई में क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ का जो टेन्योर है उसको 3 साल किया जा रहा है। कामरान साहब, आप बताइएगा, इस्लामाबाद में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, क्या इनमें कोई सदाकत भी आपको नज़र आती है? देखें, इससे पहले ये एक्सटेंशन वाला इशू जो है ये हर दौर में ही जो है इसको एक यूँ समझ लीजिए कि एक लुक्रेटिव रिश्वत के तौर पे या एक इंसेंटिव के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक आइनी और क़ानूनी टूल समझ लीजिए, ये एक प्रोविज़न ऐसी होती है जिसके ज़रिए आप किसी भी आइनी ओहदेदार को ओबलाइज कर सकते हैं, वो चाहे ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर हो या किसी आइनी ओहदे पर हो। तो इसलिए एक्सटेंशन का लफ्ज़ हमारे यहाँ जो है वो आइनी ओहदेदारों के लिए थोड़ा ज़रा बदनाम सा हुआ है। तो अभी इस वक्त जो बात हो रही है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देने वाली, इसमें इसलिए सदाकत मैं ज़रूर कहूँगा है क्योंकि अगरचे इस पे ऊपर अभी लॉ मिनिस्ट्री से आपने भी बात की, अभी राब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी इस पर अभी कोई काम नहीं शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ऐसा नहीं हो सकता। यानी ये प्रोविज़न मौजूद है, पार्लियामेंट के पास इख्तियार मौजूद है, पार्लियामेंट अगर चाहे तो इसको वो कर सकती है और ये दैट विल बी वेरी मच विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, आपके उसके ऐन मुताबिक होगा। मतलब ये कि ये कोई मावरे आइन चीज़ नहीं होगी और ये कोई मावरे कानून चीज़ नहीं होगी। बात ये है, इंटेंट तो सर बात ये है मैटर करती है जी, वो तो फिर आपको पता है जब ये मामला आते हैं तो फिर इंटेंट जो है ना वो, जब जो साबका आर्मी चीफ थे उनकी एक्सटेंशन हो रही थी तो उस वक्त किसी ने इंटेंट देखी थी? उस वक्त तो सभी महमूद अयाज एक ही सफ़ में खड़े हुए थे ना। तो इसलिए इसलिए जो ये वाला मामला है यहाँ पर भी फिर इन मामलात में इंटेंट आपको तो पता चल जाती है, मुझे पता चल जाती है, समझने वालों को समझ आ जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक सियासी रिश्वत होती है, एक चीज़। दूसरी बात ये कि ये देखिए, ये जो इस वक्त मौजूदा जो मामला है ना चीफ जस्टिस के टेन्योर वाला, ये इससे पहले एक दफ़ा मुझे याद है जो मैंने ख़ुद रिपोर्ट भी किया था और मेरे सामने ये सारी डेवलपमेंट्स हुई थी मुशर्रफ रिजीम में, जब लीगल फ्रेमवर्क आर्डर आया था LFO, उस वक्त ये कहा गया था कि वो चाह रहे थे कि जो PCO जज साहिबान हैं, यानी जिन्होंने मुशर्रफ साहब के PCO पर हल्फ लिया हुआ था, उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए। इसके लिए LFO में ये तरमीम की गई कि जो सुप्रीम कोर्ट की जज के रिटायरमेंट की एज लिमिट है उसको 62 से बढ़ा के 65 से बढ़ा के उन्होंने 68 कर दिया था, और हाई कोर्ट के जज को 62 से बढ़ाकर 65 की, यानी आपको ऑटोमेटिकली तमाम जज साहिबान को, पूरी जुडिशरी को 3-3 साल की एक्सटेंशन जो है ना वो मिल गई थी, तमाम जज साहिबान को। तो और ये चीज़ इम्प्लीमेंट भी हो गई थी, आपके नोटिस में होना चाहिए। फिर ये हुआ था कि बाद में जब पार्लियामेंट ने ये जो एक नया आईनी पैकेज जो है वो किया था, तो उसके बाद फिर एक अरसे के बाद ये रिवर्स हुई थी चीज़ें। उन्होंने कहा नहीं ये गलत था, ये तो वो फिर दोबारा वापस आ गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये ऐसी कोशिशें पहले भी होती रही हैं और अब भी अगर ऐसी कोई कोशिश हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जनाब ये तो मतलब है हो सकती है, अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, आप ये कह रहे हैं। माजी में भी ऐसा होता रहा है। और इसके बाद फिर ये देखिए कि ये जो इस वक्त जजों का, यानी ये टेनोर वाला मामला और ये जो जजों का नया जो सिस्टम है ना, यानी जो जुडिशल कमीशन के तहत जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है, ये 18वीं तरमीम के तहत आपको मालूम है कि ये नया सिस्टम जो है वो आया था। इससे पहले एक दूसरा था, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये जजों की जो अपॉइंटमेंट है ये होनी चाहिए। इफ्तिखार चौधरी साहब ने फिर 18वीं तरमीम के बाद जो है ना उन्होंने 19वीं 20वीं और 21वीं तरमीम भी करवाई। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब इसमें जो है ना वो जज साहिबान जो है, हमारे जजों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए जुडिशल कमीशन में। उन्होंने फिर अपने 2 मेंबरान जो है वो और ऐड करवाए थे, उसके लिए फिर दोबारा जो है ना वो 20वीं और 21वीं तरमीम हुई थी। तो ये अच्छा इस वक्त क्यों कहा जा रहा है ये देखें, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आपने जैसे इंट्रो में कहा ना कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मुतालिक ये एक परसेप्शन डेवलप हुआ है, और जिसमें कुछ परसेप्शन नहीं तो शायद रियलिटी भी है कि वो
उनका जो है वो कोई उनके लिए कोई पीटीआई के लिए उनके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है कतई तौर पर। ये बात वो अपने जहाँ भी डेमोस्ट्रेट भी होता रहता है, नोइंगली और अननोइंगली और डेलिबरेटली और अननोइंगली। वो आपको पता है कि जब भी वो हो रही होती है ना, तो वहाँ पर वो कहते हैं भाई ये तो पीटीआई के दौर में हुआ ना, उसमें किया ये किया। कुछ फ़ैसले जो आपने कहा बल्ले के निशान वाला फ़ैसला, ये भी इसको भी इसीलिए कोट किया जाता है कि ये तो जिनको इन फ़ैसलों से या काजी साहब के इस रवैये से फ़ायदा पहुँचा, वो ताकतें ये चाहती हैं कि जी अब यही वाला जो मामला है उसमें चला जाए। और एक चीज़ और है कि मैं नहीं समझता काजी साहब इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, बिल्कुल हैं। काजी साहब उसूल पसंद आदमी हैं और पहला सवाल ही ये आएगा उनके ऊपर कि जी आपके होते हुए सबसे बड़े बेनिफिशरी तो आप होंगे इसके। काजी साहब अभी कब रिटायर हो रहे हैं इस साल? अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, यानी कि वो 5-6 महीने रह गए हैं। तो सबसे बड़े अगर ऐसी कोई अमेंडमेंट आती है तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो काजी साहब होंगे, जिनको जनाब जी तकरीबन को दूसरी जानिब उनका जो मतवा नज़र होगा, जो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, वो ये हो सकता है कि भाई पार्लिमान बालादस्त है, अगर पार्लिमान करे तो हम उसको मुकदम जानेंगे और उस फैसले पर अमल दरामद करेंगे या उसके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएंगे। अजीज साहब यही बात है कि इस वक्त अगर ये चीज़ ना भी हो, ये शोशा छोड़ने का मकसद ही यही है कि काजी साहब को सिर्फ एक झलक जो है वो करवा दी जाए कि देखें हम तो आपके लिए कितना अच्छा सोच रहे हैं और आपके लिए कितना अच्छा हो सकता है और हमारे दिलों में आपके लिए जो है वो कितनी कदर व कीमत है। तो बेसिकली ये एक पैगाम भी देना होता है, ये शायद ना हो और अपरेंटली मुझे नज़र नहीं आता कि ऐसा हुआ तो शायद वो काजी साहब उसके डायरेक्ट बेनिफिशरी बनना पसंद करें नहीं करें। लेकिन ये बातें करनी और ये बातें आपको पता है जानबूझ के भी ये बातें जो हैं वो न्यूज़ जो हैं वो फैलाई जा रही हैं और उसका मकसद यही है कि काजी साहब तक और दीगर जज साहिबान तक ये चीज़ें जो हैं वो पहुँचें और बताया जाए कि जी उनके फ़ायदे के लिए ये वाला काम जो है वो किया जा रहा है। और हाथ होला रखें तो फिर वो जितना टाइम अभी उनका अक्टूबर तक भी है ना, तो कम से कम वो इसी जाम फिशानी के साथ और इसी उसूल पसंदी के साथ और इसी इंसाफ पसंदी के साथ जो है ना वो अपने अमूरे अदलिया जो है ना वो निपटाते रहे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें नाज़रीन एक और बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो अब बातें चल रही हैं एक्सटेंशन की या टेन्योर पोस्टिंग की, क्योंकि पहले जो चीफ जस्टिस होता है उसकी पोस्टिंग ऐसे होती है कि जो सीनियर तरीन जज होता है वो चीफ जस्टिस होता है और उसकी जो उम्र है वो 65 साल की उम्र तक वो चीफ जस्टिस रहता है, चाहे वो 61 साल की उम्र में बन जाए, चाहे वो 65 साल की ही उम्र में बन जाए, 2 माह भी हों। एक चीफ जस्टिस थे जवाद ख्वाजा साहब, 26 रोज़ के लिए वो एक महीना से भी कम, बिल्कुल 26 रोज़ के लिए वो चीफ जस्टिस रहे थे। इस तमाम तर पहलू को भी नज़र में रखते हुए, जहन में रखते हुए कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि जिस तरह आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की जाती है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं कि 3 सीनियर तरीन जो जर्नैल होते हैं आर्मी के, उनमें से एक को आर्मी चीफ लगाया जाता है। तो ये भी एक तजवीज़ सामने आ रही है कि मुमकिन तौर पर उस तरमीम में जो आइन में की जाएगी, ये भी कहा जाए कि अब 3 सीनियर तरीन जजेस में से हुकूमत को ये इख्तियार होगा कि किस को चीफ जस्टिस बनाना है। तो आपको क्या लगता है, ये इससे अदलिया की आज़ादी कहीं मुतासिर नहीं होगी? अगर आर्मी चीफ सर एक और ओहदा है, ये एक आइनी ओहदा है जो चीफ जस्टिस का है और चीफ जस्टिस ने इंसाफ प्रोवाइड करना है, अदलिया उनके मातहत होती है। तो क्या ऐसे लोगों में भी पिक एंड चूज़ का इख्तियार होना चाहिए हुकूमत को? नहीं, ये बात तो ठीक है कि ये एक आइनी ओहदा है और ख़ास तौर पर ये अदलिया की आज़ादी से बराह रास्त जो है वो जुड़ा हुआ मामला है और पार्लियामेंट के ऊपर भी तमाम तर आज़ादी और सॉवरेनिटी के बावजूद एक कदगन हायल होती है कि उनको कहा जाता है कि जी आप कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे जो अदलिया की आज़ादी से मुतसादम हो। तो ये वाली चीज़ आ जाती है। लेकिन आदिल साहब, जब ये लेजिस्लेशन अगर फ़र्ज़ करें कि आती है, इस किस्म की कोई कानून साजी आती है ना, तो उसके पीछे बाकायदा रीज़न्स दी जाती हैं और वो रीज़न जो है ना वो बाकायदा तौर पर उसमें बताया जाता है कि जी क्या वजूहात हैं, किसकी वजह से आप ये करना चाह रहे हैं। वो ये कहेंगे कि जनाब एक चीफ जस्टिस आता है, वो अपना पूरा एक उसमें अदलिया का सरबराह होता है और वो अगर अपने उम्र के लिहाज से वो 2 महीने में या 1 महीने के अंदर रिटायर हो जाए तो उसको फिर नहीं बनना चाहिए या फिर उसको पूरा मौका देना चाहिए ताकि कम से कम वो इदारे में अपने जो जितने उसके रिफॉर्म्स हैं या जो उसका एजेंडा है या जो अच्छे मामलात हैं वो उनको अच्छी तरीके से अपने एजेंडे पर इम्प्लीमेंट करवा सके। बहरहाल कामरान साहब ने बड़ा ब्रीफली हमको समझाया है ये सारा इशू है क्या, क्योंकि माजी में कई मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। आसिफ सईद खोसा साहब जब रिटायर हो रहे थे उन्होंने भी हमें
कुछ इशारों किनारों में ये बात कही थी कि उन्हें भी बड़े घर की जो है वो एक झंडी दिखाई गई थी, आप कह सकते हैं कि दाना चुगने का कहा गया था। और साथ साथ कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि शायद जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी ख्वाहिशमंद थे कि उनकी टेन्योर पोस्टिंग की जाए, उनके मुद्दत में इजाफा किया जाए। वजह यह है कि उनके मुताबिक उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दीगर काबिल जजेस नहीं थे। तो ये हर दौर में रहा है, हुकूमतों की जानिब से भी इनिशिएट किया जाता है, एक माहौल बना दिया जाता है और जजेस साहिबान को ये बावर करवाया जाता है। अब देखना ये होगा कि अगर लेट से इस को अमली शक्ल दी जाती है, ये तरमीम कर दी जाती है और 3 साल के लिए चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है, तो अब जो लाइन में लगे हुए जजेस साहिबान हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, उनमें से कौन कौन मुतासर हो सकता है। सबसे पहले नाम आता है सर जस्टिस मुनीब अख्तर का। बिल्कुल ठीक है, वो अगर ये फार्मूला अपनाया जाता है तो जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस होंगे तो वो गालिबन रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक का नंबर गो के जस्टिस याह्या अफरीदी के बाद आता है और जस्टिस शाहिद वहीद का भी। तो बज़ाहिर बहुत से लोग जो जजेस साहिबान हैं जो इस वक्त हम ख्याल भी तस्वर नहीं किए जा रहे, उन्हें ये पसंद नहीं आएगी, वो उन्हें पसंद नहीं आएगी। और शायद वो बहुत से लोगों का ये भी दावा है कि अगर ये तरमीम की जाती है तो इसका डायरेक्टली जो निशाना होंगे वही होंगे और उनको ही एक एक्सक्लूड करने का ये तरीकाकार अपनाया जा रहा है। क्योंकि एक बहस चल रही थी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ओथ लेने से पहले कि मुमकिन तौर पर जो जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होकर आए हैं गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर, बिलखसूस जस्टिस गुलजार, जस्टिस बंदयाल के दौर में, उनको भी वापस भेजा जा सकता है। अब वो तो नहीं होगा क्योंकि अब काफ़ी अर्सा हो गया उनको और इस वक्त अदलिया में तकसीम को मज़ीद वो झेला भी नहीं जा सकता। तो इसमें अब ये एक रास्ता नज़र आ रहा है, देखते हैं इसमें क्या आगे चलता है, मामला आगे किस तरह बढ़ता है। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे और कमरान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।